हेलो बच्चों, मैं ज्योति चतुर्वेदी। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे, नेक्स्ट है समुच्चय बोधक या योजक पद। तीसरा आता है, तीसरा अव्यय है हमारा समुच्चय बोधक या योजक पद। अजय और अमर टेनिस खेल रहे हैं। आप घर पर रहेंगे या हमारे साथ चलेंगे? है ना, जोड़ने वाले समुच्चय मतलब योजक पद। किरण पानी आ गया इसलिए जल्दी से नहा लो। है ना, तो ये भी जोड़ने वाले हैं, है ना। इन वाक्यों में और, या, इसलिए, ये क्या है? हमारे सारे शब्द दो शब्दों या उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? हमारे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे, क्योंकि इन्हें योजक भी कहते हैं। है ना। अतः हम कह सकते हैं जो अविकारी शब्द वाक्य में प्रयुक्त दो शब्दों, वाक्यों, उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद दो प्रकार के होते हैं: समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होते हैं और व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या होते हैं, उसको हम देखेंगे। जिसमें विपरीत होता है व्यधिकरण होता है ना। समानाधिकरण में भी जिसमें समान होते हैं। देखते हैं इसके भी प्रकार आएंगे। समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होते हैं? तो दो समान स्तर वाले पदबंधों, उपवाक्यों, वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगी, किंतु तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ये जैसे लड़की कह रही है ना। तो अब ये क्या हुआ? किंतु मेरी बात माननी पड़ेगी, ये समानाधिकरण है ना। कैलाश ईमानदार और परिश्रमी लड़का है। अब दो शब्दों को जोड़ रहा है और, है ना। तो ये भी हमारा समानाधिकरण हो गया। पेड़ों को नुकसान मत पहुंचाओ बल्कि उनका संरक्षण करो। और यहाँ पे बल्कि जो जुड़ा है वो भी समानाधिकरण, समान स्थिति वाले शब्दों, वाक्यों, उपवाक्यों को जोड़ रहा है। ये सारे बल्कि, किंतु, है ना। तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाएंगे। इससे इनसे अनेक शब्दों, वाक्यों, उपवाक्यों का संयोग या मेल प्रकट किया जा रहा है, इसलिए ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। जोड़ रहे हैं ना, योजक कर रहे हैं, योजन का कार्य कर रहे हैं, योजक का। सीता और गीता जुड़वा बहनें हैं, तो यहाँ पे और लगा है ना। दो शब्दों को जोड़ रहे हैं, दो पदों को जोड़ रहे हैं। बच्चे बूढ़े और स्त्री, है ना। बच्चे बूढ़े, स्त्री और पुरुष, ये कॉमा लगा दो यहाँ, है ना, तथा हटा के। तो ये सारा जोड़ रहा है। तो ये इन सभी ने उत्सव में भाग लिया, तो यहाँ पे भी ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक हुआ। वह अत्यंत ठंडा एवं मीठा है, जल अत्यंत ठंडा एवं मीठा है, तो ये भी समानाधिकरण समुच्चय बोधक हुआ। विरोधवाचक, विरोधवाचक समानाधिकरण क्या होते हैं? जहाँ पे विरोध की दिखाई जा रही दो शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ते हुए जो शब्द उनमें परस्पर विरोध का बोध कराते हैं उन्हें विरोधवाचक समानाधिकरण कहते हैं। जैसे मैं आपको पुस्तक दे सकती हूँ लेकिन शिखर को नहीं। मतलब दे तो सकती है इसको पुस्तक, लेकिन उसने एक ऑब्जेक्शन लगा दिया कि मतलब ये भी बॉय है कुछ भी समझ लो, है ना। शिखर भी बॉय है, समान है, लेकिन शिखर को नहीं देगी वो। अब क्या रीजन है? समान है लेकिन विरोध बता रहे हैं, तो यहाँ पे विरोधवाचक समुच्चय समानाधिकरण हो गया, है ना, समुच्चय बोधक हो गया। तुम्हारे पास तैयारी करने के लिए इतना समय था किंतु तुमने व्यर्थ गवा दिया। है ना, तो समय तो था, या- किंतु तुमने बेकार में गवा दिया। पॉजिटिव था उसके पास, लेकिन अब विकल्प, विकल्प में क्या होता है? जब आपको चॉइस दी होती है ना। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में विकल्प होता है, चॉइस होती है, तब विकल्पक, तभी विकल्पक समानाधिकरण होता है ना। कैसे? आप मेरे घर आएंगे या मैं आपके घर आऊं, तो यहाँ पे ऑप्शन या लगा दिया, तो यहाँ पे विकल्प दिया है, तो यहाँ पे विकल्प समुच्चय बोधक हो गया। पढ़ाई पर ध्यान दो अन्यथा फेल हो जाओगे, तो ये भी अन्यथा वरना फेल हो जाओगे, तो ये शब्द लगा दिया, जोड़ रहा है दो वाक्य को, तो ये क्या हो गया? विकल्प सूचक। पाठ पढ़ रहे हो या कि चित्र देख रहे हो, की लगा दिया। ऐसा करो चाहे वैसे करो, ऐसा वैसे, है ना। करना तुम्हें ही है, ना उसने मेरा कहा माना ना तुमने, ना से भी, है ना, दो वाक्य को जोड़ रहा है, तो ये भी हमारा विकल्प वाला, है ना, समुच्चय बोधक हुआ। परिणाम वाचक, इसमें परिणाम रिजल्ट वाला, है ना, जोड़ रहा है परिणाम। पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य के को बताने के लिए किया जाता है, जैसे, तो वो परिणामवाचक समानाधिकरण कहलाते हैं। जैसे अभिषेक एक मेधावी छात्र है इसलिए उसे छात्रवृत्ति मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी, है ना।
अब वह आज जल्दी उठ गया इसलिए समय पर स्कूल पहुंच गया। है ना, देखो ये बच्चा दिखा रहे हैं, समय पर स्कूल पहुंच गया। तो अब इसलिए वो समय पर स्कूल पहुंच चुका, तो यहाँ पे इसलिए जोड़ रहे हैं, लेकिन ये उसका परिणाम बता रहे हैं। तो इसलिए शब्द से परिणामवाची समुच्चय बोधक जुड़ते हैं। अतः योजक या समुच्चय बोधक अव्यय प्राय दो पदों या दो पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने, विरोध बताने या कारण बताने या परिणाम आदि बताने का कार्य या विकल्प बताने का कार्य करते हैं। ध्यान रखिए, समानाधिकरण अव्यय या प्राय संयुक्त वाक्यों और उपवाक्यों के मध्य प्रयुक्त होता है ना। संयुक्त वाक्यों के उपवाक्यों के मध्य प्रयोग होता है। संयुक्त वाक्य के जो उपवाक्य होते हैं, है ना, जिसे कहते हैं आप कंपाउंड सेंटेंस। व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या होते हैं? दूसरा टाइप, इसके भी टाइप हैं, व्यधिकरण के भी, है ना। दो तरह के समुच्चय बोधक हैं। व्यधिकरण जो समुच्चय बोधक दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्यों या प्रधान उपवाक्यों से जोड़ने का, आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ने का प्रकार्य करते हैं। जैसे अध्यापक जी ने बताया कि कल विद्यालय बंद रहेगा, तो ये अध्यापिका जी बता रही हैं, या अध्यापिका, अध्यापिका होना चाहिए, हाँ अध्यापिका जी ने। तो ये हमारा व्यधिकरण समुच्चय बोधक हो गया, दो से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का प्रकार, है ना। अब मिलने का स्थान तय कर लो ताकि ढूंढने में परेशानी ना हो, तो ताकि क्या हो गया? व्यधिकरण, है ना। मालिनी ट्यूशन पढ़ने नहीं जा सकी क्योंकि उसके घर मेहमान आ गए थे। तो यहाँ पे भी क्योंकि से जुड़ा हुआ है, एक आश्रित वाक्य एक उपवाक्य है, एक तरह से मिश्र वाक्य की तरह आप कंपेयर कर सकते हैं, है ना। दोस्त अगर पकड़े गए तो बहुत डांट पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे एक आश्रित है और एक, यानी कि एक डिपेंडेंट है, एक मेन क्लॉज है। उपयुक्त वाक्यों में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, वाक्यों में ताकि, क्योंकि, है ना, अगर, तो आदि शब्द आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ रहे हैं, अतएव व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। वही हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लॉज। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भी चार भेद हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भी चार भेद होते हैं। कारणवाचक, जो शब्द दो उपवाक्यों को जोड़कर होने वाले कार्य का कारण स्पष्ट करें, उन्हें कारणवाचक व्यधिकरण कहते हैं। जैसे उसे जल्दी पहुंचना था इसलिए साइकिल ले गया, है ना। तो यहाँ पे कारण, रीजन दिया है तो इसलिए लगा दिया। तो ये कौन से हो गए? व्यधिकरण समुच्चय बोधक। आपको ये सेंटेंस देते हैं और पूछें कि इसमें कौन सा वो है, अवयय है, ठीक है, अब उसका प्रकार बताओ, तो आप ये बताओगे इसमें समुच्चय बोधक अव्यय है, व्यधिकरण है, क्योंकि इसमें कारण बता रहे हैं, कारणवाचक व्यधिकरण है ना, इसलिए इसे जुड़ा हुआ है। अब वह दौड़ में पिछड़ गया क्योंकि उसने अभ्यास नहीं किया था। क्यों पिछड़ गया? क्योंकि उसने अभ्यास नहीं किया, तो क्योंकि से जुड़ा हुआ है ना, कारण, रीजन। आपको यहाँ बुलाना पड़ा क्योंकि फोन पर बात नहीं हो पा रही थी, तो क्योंकि। अब उद्देश्य, उद्देश्य क्या होता है? मोटिव, ऑब्जेक्ट, है ना। जो शब्द वाक्यों को जोड़कर या वाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य करने का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे? उद्देश्यवाचक समुच्चय उद्देश्यवाचक व्यधिकरण कहलाते हैं। जैसे नियमित रूप से व्यायाम करो ताकि स्वस्थ रह सको, है ना। तो व्यायाम क्यों करो? उद्देश्य क्या है आपका? कि आप स्वस्थ रह सको। आपका ऑब्जेक्ट क्या है ना। उसे खाने में ऐसी दवा मिली जिससे कि वह बेहोश हो जाए, मिला उसने खाने में ऐसी दवा मिला दी जिससे कि वह बेहोश हो जाए। तो ये कह रहे हैं उसका उद्देश्य क्या था, मोटिव, जिससे कि उसे वो बेहोश हो जाए। तो ये हमें उद्देश्य पता चल रहा है। संकेतवाचक, संकेत क्या होता है? इशारा करने वाले। जिन समुच्चय बोधक शब्दों से वाक्य में शर्त या संकेत प्रकट हो, उन्हें संकेतवाचक व्यधिकरण कहते हैं। ये अव्यय जोड़े या युग्म के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यदि मैं बाजार गई तो तुम्हारे कपड़े ले आऊंगी, है ना। तो यदि और तो, यद्यपि काम मुश्किल है तथापि करने की कोशिश करूंगी, है ना, या करूंगा, ठीक है। अब जब तक चांद नहीं देखेगा अम्मा व्रत नहीं खोलेगी। तो यहाँ ये दो तरफ इशारा कर रहे हैं और दो वर्ड लगे हैं, तो जोड़े लगे हुए हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा? संकेतवाचक व्यधिकरण। स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक, जिन समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग पहले प्रयुक्त हुए शब्द या वाक्य का भाव स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, वे स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे वह उछल रहा था मानो ततैये ने काट लिया हो।
मैं इतना मूर्ख नहीं हूं जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी, कह रहा है ना। ठीक है। तो मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि जो तुम्हारी बातों में आ गया हूं, तो यहाँ पे स्वरूप है ना, उसकी स्वरूप के बारे में बता रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक। अब सर्वनाम यानी सबका नाम, जिनके हाथों में यानी लगा दिया है ना, तो ये भी स्वरूप बता रहे हैं, सर्वनाम का स्वरूप बता रहे हैं। ये है अर्थात कौन है वो, सरस्वती, विद्या की देवी, तो उसका स्वरूप बता दिया, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, स्वरूपवाची या स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्यधिकरण समुच्चय बोधक प्राय मिश्र वाक्यों में प्रधान उपवाक्यों और आश्रित उपवाक्यों में के मध्य प्रयुक्त होते हैं। अच्छा, मिश्र वाक्यों में प्रधान उपवाक्यों में प्रयुक्त होते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक, और आश्रित उपवाक्यों में के मध्य में प्रयुक्त होते हैं। अभी आगे उदाहरण में पता चलेगा, आपको समझ आ जाएगा। प्रकार की दृष्टि से इसके भेद किए गए हैं। कारणवाचक समुच्चय बोधक को हेतु बोधक भी कहते हैं। हाँ, हेतु होता है कारण, संस्कृत में हेतु शब्द यूज किया जाता है। समुच्चय बोधक का पद परिचय। कल मैंने राम और श्याम फिल्म देखी, तो यहाँ पे और लगा है, दोनों समान है, समानाधिकरण है ना, समुच्चय बोधक आएगा। अब ये दो संज्ञा पदों राम और श्याम को जोड़ने का प्रकार कर रहा है। पढ़ो मगर ध्यान से, यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, मगर से जुड़ा हुआ है। दो समानाधिकृत करण समानाधिकृत उपवाक्यों के बीच उनको जोड़ने का या प्रकार्य कर रहा है ना, बीच विरोध प्रदर्शित करने का। हाँ, मगर पढ़ो मगर ध्यान से, तो समान बात मतलब पढ़ने के लिए कह रहे हैं दोनों तरफ, लेकिन यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे विरोध के साथ प्रदर्शित कर रहे हैं समान उपवाक्यों को। तो ये हमारा विरोध वो सॉरी समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में ही आएगा, लेकिन विरोधवाची वाले में। स्कूटर दे दो या रुपए वापस ले लो, तो यहाँ पे या, तो ये ऑप्शन दे रहे हैं, तो यहाँ पे विकल्प दिखा रहे हैं ना, या ऐसा कर लो, चॉइस चॉइस दे रहे हैं। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, टाइपिंग एरर हो गया है ना। अब ये है, और उपवाक्यों के बीच, वाक्यों नहीं उपवाक्यों के बीच विकल्प दिखाने का प्रकार कर रहा है, तो या यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया हमने। देर से पहुंचा इसलिए ट्रेन नहीं मिली, इसलिए क्या हो गया, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। अब यह है दो समानाधिकृत उपवाक्यों के बीच कार्य एवं कारण का, है ना, कार्य कर रहा उसने, देर से पहुंचा, लेकिन कारण क्या था, ट्रेन क्यों नहीं मिली, ओ सॉरी, काम तो किया उसने, ट्रेन मतलब स्टेशन तो पहुंचा, लेकिन ट्रेन नहीं मिली, क्यों देर से पहुंचेगा, तो कारण का संबंध प्रदर्शित करने का प्रकार कर रहा है। तो यहाँ पे समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, और दो उपवाक्यों के बीच कार्य और कारण का काम कर रहा है ना, तो कारणवाची समानाधिकरण समुच्चय बोधक कह सकते हैं इसे। अब आगे बढ़ते हैं। यदि तुम चलोगी तो वह खुश होगा, तो यहाँ पे भी कारण अच्छा, तो है ना, तो यहाँ पे संकेत दे रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, यदि तुम चलोगी तो वह खुश होगा, तो यदि और तो, है ना, दो युग्म आ गए, तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक है, संकेत बोधन व्यक्त करने के का प्रकार कर रहा है, तो यहाँ पे और योग जोड़े भी हैं, युग्म जोड़े भी बताया था ना, यदि और तो। ऐसा लगा मानो आंधी आने वाली है, मानो भी व्यधिकरण समुच्चय बोधक है, संभावना व्यक्त कर रहा है, करने का प्रकार कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये मानो हमारा क्या हुआ, व्यधिकरण समुच्चय बोधक जोड़ तो रहा है ना। कौन से वाक्य को जोड़ रहा है, ये आश्रित मिश्र वाक्य हो गया एक तरीके से, ये मिश्र वाक्य को जोड़ रहा है। तो ऐसा लगा मानो आधी आने वाली, मेहनत करो ताकि पास हो सको, ताकि, है ना, तो ताकि क्या हो गया, जिससे कि, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय उद्देश्य कि क्यों मेहनत करो, कोई उद्देश्य मोटिव है लाइफ में, तो जिससे कि पास हो सको, तो ये हमारा उद्देश्यवाचक हो गया। विस्मयादि बोधक। अब हमारा आता है चौथे प्रकार, विस्मयादि बोधक, है ना, जिसमें हर्ष दुख खुशी सब कुछ होता है, घृणा। जैसे निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए रंगीन पदों में। आहा कितना सुंदर इंद्रधनुष है, तो ये खुश हो रहे हैं। ओ गिलास टूट गया, तो ये दुखी है ना। ये हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय है। छी छी कितनी गंदी है ना, अब कोई चीज गंदी है, बदबू आ रही है ऐसे, तो ये कह रही है छी छी कितनी गंदी है, तो ये क्या हुआ, बैड स्मेल आ रही है, तो बुरा भाव, है ना, भाव को दर्शाता है विस्मयादि बोधक। अब शाबाश ऐसे ही इनाम जीतना, जीतना आएगा यहाँ पे, ठीक है।
तो ये भी तारीफ कर रहा है। तो यहाँ आहा, ओहो, छी छी, शाबाश शब्द मन में हर्ष, ग्लानि, घृणा और प्रशंसा के भावों को व्यक्त कर रहे हैं। तो ये विस्मयादि बोधक अव्यय हुए। विस्मयादि बोधक का अर्थ ही है विस्मय आदि मनोभाव, है ना, अच्छे बुरे सब तरह के भाव। अतः हम कह सकते हैं अविकारी शब्द हर्ष, शोक, विस्मय, लज्जा, घृणा आदि मनोभावों को भी व्यक्त करते हैं। जो अविकारी शब्द हर्ष, शोक, विस्मय, लज्जा आदि भावों को व्यक्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। विभिन्न मनोभावों को प्रकट करने वाले विस्मयादि बोधक शब्द और वाक्य। हर्षबोधक, हर्षबोधक में हमारे हमें जब खुशी होगी तो वाह वाह वाह, आहा, शाबाश, ये शब्द यूज करेंगे, है ना। आहा, बड़ा स्वादिष्ट खाना है। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। शाबाश, तुमने मैच जीत लिया, है ना। आ की मात्रा आएगी इसमें। शोक में क्या करेंगे? हाय, ओफ, हाय हाय, ओफ, ऐसे शब्द यूज करते हैं। ओह, ऐसा हो गया, है ना। इनमें निशान ये वाला जरूर लगेगा, तभी पता चलेगा हम संबोध संबोध विस्मयादि बोधक अब यही यूज कर रहे हैं। हाय, मैं तो मर गई। तो पूर्ण विराम सीधा आएगा, ये टाइपिंग एरर। तो हाय आ गया, है ना। और शोक दिखा रहे हैं ना। उफ, मेरे पेट में बहुत दर्द है, ये लड़की कह रही है पेट में बहुत दर्द है, तो यहाँ पे भी उसको शोक हो रहा है, दर्द है ना, दुख है। विस्मयादि बोधक, अरे क्या, ओ, अरे तुम यहाँ भी आ गए, है ना। क्या तुम यहाँ से नीचे कूद सकती हो? ये पूछ रही है लड़की, क्या तुम यहाँ से नीचे कूद सकते हो? तो आश्चर्य के साथ, विस्मय के साथ। स्वीकृति बोधक, हाँ हाँ अवश्य, जी जी हाँ, आदि, हाँ हाँ मैं चला जाऊंगा, है ना, ये इससे कह रहा है हाँ हाँ मैं चला जाऊंगा। अच्छा, अब घर चलते हैं, या ये समझ लो दोनों का मतलब यही हो गया। घृणा या तिरस्कार का बोधक, है ना। छी, थू, हट, मतलब बैड फीलिंग के लिए। थिक, धिक्कार है, आदि। थू थू, इतने बड़े घर की बेटी और ऐसा काम। छी छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। तो ये हमारा क्या हो गया? घृणा तिरस्कार बोधक अव्यय। चेतावनी बोधक, सावधान, होशियार, खबरदार, ऐसे शब्द आते हैं उसमें। सावधान, सम्राट पधार रहे हैं। होशियार, एक खतरनाक आतंकवादी जेल से भाग गया है, सम्राट बता रहे हैं सबको, है ना। तो ये हो गया हमारे चेतावनी देने वाले। आशीर्वाद, आशीर्वाद में बड़ी ही आएगी। आशीर्वाद बोधक यानी दीर्घायु हो, है ना, बड़ी सौभाग्यवती हो, खुश रहो, है ना। तो ये हमारे सारे क्या आएंगे? आशीर्वाद बोधक। तो दीर्घायु ऐसे नहीं लिखा जाएगा, दीर्घायु। ऊपर रा का रेफ लगेगा। भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे, है ना। अब ये बच्चा आशीर्वाद ले रहा है, अंकल उसे आशीर्वाद दे रहे हैं बच्चे को। तो ये क्या हुआ? भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे, उसको विश दे रहे हैं, विश कर रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया? आशीर्वाद बोधक। अब आगे चलते हैं। संबंध बोधक, अरे, हे, हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, ओ, ए, अजी सुनो, ऐसे करते हैं ना। तो अजी सुनो, सुनी नहीं है, सुनो है। क्या आप यह पता जानते हैं, है ना। या ये लड़के यहाँ क्या कर रहे हो? तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? किसी को संबोधित करने वाले। अब ये नोट ध्यान दीजिए, वाक्य के आरंभ में ही आते हैं विस्मयादि बोधक। वाक्य के अन्य शब्दों से इनका कोई संबंध नहीं होता। इसके बाद विस्मयादि बोधक ये वाला चिन्ह जरूर लगता है। कई बार जैसे ही वाक्य में ये चिन्ह देखोगे फट से समझ जाना विस्मयादि बोधक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण का प्रयोग विस्मयादि बोधक में होता है। विस्मयादि बोधक अव्यय होना चाहिए। एक सेकंड। हाँ, अव्यय के रूप में होता है। जैसे राम राम, है ना। अब राम क्या हो गया? नेमिंग वर्ड है, लेकिन दो बार बोल रहे हैं तो ये विस्मयादि बोधक। क्या? अच्छा, क्या क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। चल, हट, चुप, ये सारे शब्द हमारे विस्मयादि बोधक में आएंगे। विस्मयादि बोधक शब्द का कोई कोशगत अर्थ नहीं होता। ये केवल मनोभावों को व्यक्त करने का कार्य करते हैं, मन के भावों को व्यक्त करते हैं, वक्ता के मुख से अचानक उच्चारित हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे पूर्ण विराम आएगा इसमें लास्ट में। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। विस्मयादि बोधक का पद परिचय। अरे, भारत ने अपना यान मंगल ग्रह पर उतार दिया। तो अरे क्या हो गया? निशान से ही पता चल जाएगा विस्मयादि बोधक अब यह है। आश्चर्य का भाव प्रकट करने का प्रकार है। वाह, क्या बढ़िया भोजन बनाया है, तो ये भी विस्मयादि बोधक है। और खुशी का भाव प्रकट कर रहा है, पीड़ा का नहीं है।
खुशी का भाव प्रकट करने का प्रकार कर रहा है ना। हाय राम सिर फटा जा रहा है, यहाँ पे पीड़ा का भाव है, ये भी विस्मयादि बोधक अव्यय है। और किसका, पीड़ा, दर्द का भाव प्रकट करने का प्रकार कर रहा है। ओ मुझे अपनी गलती का एहसास है ना। तो यहाँ पे ओ में डंडा और बिंदी जरूर आएगा, ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। तो विस्मयादि बोधक अव्यय है और ग्लानि के भाव को प्रकट करने का प्रकार कर रहा है। इतनी गंदी जगह कैसे रहते हो यहाँ, छी छी, इतनी गंदी जगह। तो विस्मयादि बोधक अव्यय है, घृणा का भाव प्रकट करने का प्रकार कर रहा है। तुमने तो देश का नाम रोशन कर दिया। तुमने तो देश का नाम रोशन कर दिया। तो यहाँ पे शाबाश, तुमने तो देश का नाम रोशन कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, अप्लाउड कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे भी इसमें आदि बोधक अव्यय है, प्रशंसा का भाव व्यक्त कर रहा है। प्रशंसा। हटके, हटके जरा देख के चलो भाई। तो यहाँ पे भी विस्मयादि बोधक अव्यय है, चेतावनी देने के भाव को व्यक्त कर रहा है। इधर तो आओ भाई, विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध। ए, इधर तो आओ भाई। तो ए लगा रहे हैं, तो यहाँ पे संबंध, संबोधन कर रहे हैं किसी को, एड्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे संबोधन का भाव प्रकट कर रहा है। अब निपात क्या होता है। निपात होता है जिसका कोई मीनिंग तो नहीं होता वाक्य में, लेकिन ये प्रयोग होते हैं, है ना। आपको ही जाना होगा, ही का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन सेंस बदल जाता है इनको लगाने से वाक्य का। आपको जाना ही होगा। अब ये दोनों आपस में बोल रहे हैं, चाहे आंटी बोल रही है अंकल से, अंकल आंटी से। यहाँ पहले वाक्य का अर्थ है कि आपको जाना होगा, है ना, यानी कि इसी को जाना होगा, फिर और किसी को नहीं। और आपको आवश्यक रूप से जाना होगा, आपको जाना ही होगा, है ना, कंपलसरी है। तो कंपल्सन आ गया दूसरे वाक्य में। दोनों वाक्य में केवल ही के स्थान का अंतर है, ही के स्थान परिवर्तन के कारण दोनों का अर्थ ही बदल गया है। इस प्रकार अर्थ में परिवर्तन करने वाले अव्यय निपात पद कहलाते हैं, है ना। निपट नहीं है, ये गलती से टाइपिंग एरर हो जाता है। स्पष्ट है कि निपात वाक्य के अर्थ को प्रभावित करते हैं। वे अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, निपात कहलाते हैं। कुछ प्रमुख निपात इस प्रकार है। तो मुकुल तो किसी बात की सुनता ही नहीं है, तो लगा दिया। तो का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन तो लगा दिया तो निपात है, जोर देने के लिए। प्रज्ञा ने ही फूल तोड़ा है, ही लगा दिया, तो क्या हो गया। हाँ, क्या हो गया, निपात। तो बात तो सुनो। तो तुम्हें भी मेरे घर जाना है भी, है ना। फिर कल तक, कल तक साइकिल ठीक हो जाएगी तक। आज विनी दिन भर खेलता रहा, तो दिन भर, है ना। मात्र केवल, माफ कर दो, कहने मात्र से माफी नहीं मिलेगी, है ना। तो ये हमारे निपात हैं। अतः निपात अब वे अव्यय पद हैं जो किसी पद या पदबंध के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल ला देते हैं, हाँ, है ना। उसके अर्थ को थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, चेंज हो जाता है उसका अर्थ। विशेष प्रकार का बल देने या अवधारणा देने के कारण इनको अवधारणात्मक अवयव भी कहते हैं। अब आपसे कोई पूछ ले अवधारणात्मक अवयव क्या होता है, आप परेशान हो गए। निपात को ही अवधारणात्मक अवयव कहते हैं। बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। वो तो टीचर के माइंड पे डिपेंड करता है कि छोटा सा एक शब्द ऐसा डाल देंगे बच्चे परेशान। अब निपात का पद परिचय, यानी कि निपात शब्द अगर आ जाए तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, है ना, उस पद को, उस शब्द को हम एज ए पद। निपात, पिताजी संज्ञा पद पर बल देने का प्रकार करें। अब तो पिताजी को ही जाना पड़ेगा, तो अब ये पिताजी संज्ञा पद पर बल देने का काम कर रहा है कौन, ही, है ना। ही निपात है। मुझको भी अमेरिका भिजवा दीजिए, भी लगा रहे हैं, तो भी क्या हो गया, निपात है। मुझको सर्वनाम पद पर बल देने का प्रकार कर रहा है। मुझे तो घर जाना है, तो मुझे में लग रहा है, तो मुझे क्या है, सर्वनाम, सर्वनाम पद पर बल देने का प्रकार कर रहा है। नौकरी मात्र से कुछ नहीं होगा, मात्र लगा दिया, तो नौकरी क्या है, संज्ञा पर बल देने का प्रकार कर रहा है। मैं तो उससे परिचित हूँ, है ना, तो हूं में चंद्र बिंदु और बड़ा ऊ की मात्रा पूर्ण विराम, है ना। तो निपात मैं सर्वनाम पद पर बल देने का प्रकार कर रहा है। भर निपात परिचित, भर निपात है इसमें, है ना। जैसे
परिचित होना क्रियापद पर बल दे रहा है ना। वह दिन भर खेलता रहा, है ना, तो खेलता रहा भर क्रियापद पर वो दे रहा है, बल दे रहा है। ध्यान दो देने योग्य बातें, वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। लास्ट में फिर से एक बार इन शॉर्ट, पद परिचय के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएं दी जानी चाहिए, है ना। पद का नाम, कि वह किस व्याकरणिक वर्ग का सदस्य है, और वह किस उपवर्ग का सदस्य है, तो उसका किसी उपवर्ग का सदस्य है तो उसका नाम दो। वाक्य के अन्य, एनी नहीं है, अन्य शब्दों के साथ उसका क्या संबंध है ये बताना चाहिए। वह पद का क्या प्रकार्य कर रहा है, वस्तुतः प्रकार्य के आधार पर पद के वर्ग का निर्धारण किया जाना चाहिए। व्याकरणिक वर्ग में आने वाले विकारी या विकारी दोनों प्रकार के पदों का पद परिचय दिया जाना चाहिए। विकारी वर्ग में संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण आते हैं, और अविकारी में कौन से आते हैं, अभी हमने पढ़े। क्रिया, सॉरी, क्रिया और विशेषण ये अलग है, क्रिया विशेषण नहीं है। और अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात आदि आते हैं। थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं आगे भी इसी तरह का बोर्ड से रिलेटेड कंटेंट ढूंढ ढूंढ कर आपके साथ शेयर करती रहूंगी। आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। मेरे साथ इतनी देर बने रहने के लिए धन्यवाद। और आपके साथ इसी तरह की जानकारी साझा करती रहूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो से, मेरी कंटेंट से कुछ सीखने को मिला, आपको लग रहा है कि आपके लिए यूजफुल है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।